सुप्रभात बच्चों, मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम यूजी सेमेस्टर 3 के लिए पेपर नंबर 3 के विषय में बात करेंगे। और पेपर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है चोल प्रशासन, यानी चोला एडमिनिस्ट्रेशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण क्यों है। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार यूजीसी नेट की परीक्षा में और हाल ही में जो जेपीएससी की मेंस की परीक्षा जो हुई 2019 में जनवरी में, उसमें चोल प्रशासन से प्रश्न आया था, जिसको मैं खुद देखा। तो चोल प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए हम लोग आज देखें, चोल प्रशासन में 2 तरह का, एक तो स्थानीय प्रशासन है और एक स्वशासन है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चोल प्रशासन जो है, चोल काल का जो है, वो आपका राजतंत्रात्मक था और वंशानुगत था, ठीक है। और इसमें जो उच्च अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी को पेरुद्रम और उससे छोटे अधिकारी को जो है सो शेरुद्रम बोला जाता है। पेरुद्रम क्या हो गए? उच्च अधिकारी, हाई पोस्ट वाले ऑफिसर, और निम्न पोस्ट वाले ऑफिसर को शेरुद्रम कहा जाता था। चोल साम्राज्य जो था वो आपका विभिन्न मंडलों में, मंडलों से नाडु में, नाडु से कुर्रम में, और कुर्रम से गांव में बटे हुए थे, ठीक है। मंडल से आप परिचित होंगे। मंडल क्या होता है? मंडल एक बड़ा क्षेत्र है, और कहा जाता है कि चोल साम्राज्य जो था वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था। 6 प्रांतों में बटा हुआ था। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 6 प्रांतों में। तो मंडल महत्वपूर्ण थे, और मंडल जो है सो नाडु में बटे थे। सबसे पहले हम लोग सीख लें कि मंडल क्या होता था, मंडलम क्या होता था। भाई, मंडलम जो है आज का आप देखते होंगे, प्रमंडल जिसको बोलते हैं, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर में जैसे आपका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चतरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये आपका जिला है। और जिला को उस समय नाडु कहा जाता था। क्या बुलाता था उसको? नाडु, ठीक है। तो एक तरह से आपका ये जिला हो गया। और फिर ये नाडु जो है कुर्रम, गांव का इस समूह में बटा हुआ था। बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि जो लैंड सिस्टम था, भू राजस्व का क्या स्थिति था। तो कहा जाता है कि चोल साम्राज्य का जो आर्थिक व्यवस्था था, उसका जो भू राजस्व था, वो उपज का लगभग 6ठा भाग, उपज का कितना भाग? 6ठा भाग जो है सो देना पड़ता था। यानी 1/3 भाग सरकार को लगान के रूप में दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना भाग देना पड़ता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का, यानी सोने का सिक्का जो होता था, सोने का सिक्का, उसको जो है सो काशू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काशू, काशू कहा जाता था। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि काशू किससे संबंधित था? तो सोने का सिक्का था, चोल काल में प्रचलित था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कोलुंतुंग प्रथम ने भूमि का माप करवाया था। कोलुंतुंग प्रथम जो है आपका चोल शासक हुआ, जिन्होंने भूमि का मेजरमेंट करवाया था। और कृषि भूमि किस्मों का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन तथा भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाने का उल्लेख मिलता है। मतलब एक बार निर्धारित हो गया उसका किस्म के अनुसार से भू राजस्व, और फिर से उसका जो है सो उसको फिर से देखा जाता था कि किस तरह के उसका किस्म है, किस तरह से उसमें लैंड में उसमें बदलाव आया है, उस प्रकार से भू राजस्व निर्धारित होता था। भूमि कर को याद रखिएगा, भूमि कर को कदमाई
कदमाई, ये वर्ड याद रखिएगा, कदमाई। भूमि कर को कदमाई या कुदमाई, कुदमाई, ठीक है। भूमि कर को कदमाई या कुदमाई कहा जाता था, कहा जाता था, याद रखिएगा। कदमाई आ जाएगा कहीं सेंटेंस, क्योंकि नेट में इसी तरह पूछता है। कदमाई है ना, क्या था, आपको दे देगा मिलाने के लिए, भूमि, भूमि किस, भूमि कर। तो जब तक आप स्पष्ट नहीं जानिएगा, स्पष्ट नॉलेज नहीं रहेगा, आप गलत करके आ जाइएगा। तो कदमाई क्या था, भूमि कर को बोला जाता था कदमाई। ओके, चलिए, करों की वसूलियों के लिए प्रयुक्त शब्द है करे, वरी, दंडम। ये सब जो है सो करों का वसूली करे का शब्द है, शब्दावली पर प्रचलित था। अब कुछ हम इसमें कर का सूची बताते हैं। जैसे आपका करों की सूची है, आयम, आयम जो बोला जाता था वो उसको बोला जाता था राजस्व को। किसको बोला जाता था, राजस्व को, ठीक है। उसी प्रकार से कड़मे, कड़मे, कड़मे जो होता था वो सुपारी की बगान पर कर, सुपारी के बगान पर कर, यानी याद रखिएगा, कड़मे, कड़मे क्या है, सुपारी के बगान पर कर होता था। उसी प्रकार से मनैरे, मनैरे, ये आपका जो है गृह कर होता था। क्या, कौन सा कर होता था, गृह कर, यानी आपका होम टैक्स, ठीक है। उसी प्रकार से पाड़ी कावल, पाड़ी कावल, देखिए इस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कंपटीशन के लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंस है ये सब चीज। पाड़ी कावल, पाड़ी कावल जो होता था वो आपका जो था गांव सुरक्षा कर, गांव सुरक्षा कर, यानी किसी गांव का सिक्योरिटी करना है। जैसे आप देखते हो दरबान लोग होता है, चौकीदार लोग होता है, रात को देखता है, पहरा देता है। तो ये पाड़ी कावल जो होता था गांव सुरक्षा कर होता था, टैक्स से संबंधित है। आपको दे देगा पाड़ी कावल किससे संबंधित था, तो ये आपका गांव सुरक्षा कर से संबंधित था, यानी होम सिक्योरिटी टैक्सेस, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। और भी बहुत सारा था, जैसे कुम्हार पर भी था, बढ़ई आदि पर भी, पैसे पर भी कर था। मतलब जिस प्रकार का जो बिजनेस करता था उस पर भी टैक्स लगता था। समझ लीजिए उस समय ऐसा होता था। आज जैसा आप देखते हैं आज तो जीएसटी आ गया, लेकिन पहले भी उतना प्राचीन समय में भी वस्तुओं के जो उत्पादन होता था उस पर टैक्स लगता था। प्यारे बच्चों, राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी वार्ती पोकक कहलाते थे, वार्ती पोकक कहलाते थे, ठीक है। नगरों में कर संग्रह का उत्तरदायित्व नगरम समिति, नगर में आप पता है ना, हजारीबाग नगर, जमशेदपुर नगर, इस तरह का जो होता था, वो नगर में जो प्रमुख अधिकारी होते थे, है ना, कर संग्रह करने वाले अधिकारी, वो नगरम समिति को दे दिया जाता था। किसको दिया जाता था, नगरम समिति। नगरम समिति जो होता था वो नगर में टैक्स का वो कलेक्शन करता था, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं, प्रत्येक गांव और शहरों में बस्ती वाले भाग, बस्ती वाले जो भाग है वो उसको उर बोलते हैं। मंदिर, तालाब, गांव से होकर बहने वाली नदी, निम्न जाति की झोपड़ियां, निम्न जाति का जो झोपड़ियां होता था उसको पर केचरी, परक केचरी कौन है, ये झोपड़ियां होता था निम्न जाति का। शिल्पकारों के भवन जिसको बुलाता था कृमान पेरी, यानी कृमान पेरी जो था वो शिल्पकारों का भवन होता था, ठीक है। तथा शमशान घाट, शमशान घाट से यू आर फैमिलियर दिस वर्ड,
जहां पर मुर्दों का क्या होता है, जलाया जाता है। तो शमशान घाट जिसको बोलते थे सुटुगोड़, यानी उस समय चोल के काल में शमशान घाट को सुट्टुगोड़ बुलाता था। सुट्टुगोड़ आदि पर कर नहीं लगता था। शमशान घाट जो वगैरह जो होता था उस पर टैक्स नहीं लगता। देखो कितना बड़ा सोच होता था। वैसा वैसा प्लेस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट और ले लेते हैं, इस पर स्थानीय प्रशासन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। प्यारे बच्चों, स्वशासन संबंधी जानकारी परांतक प्रथम, शासक का नाम याद रखिएगा, परांतक प्रथम। परांतम प्रथम के उत्मेरूर है ना, उत्मेरूर, हाँ उत्मेरूर शिलालेख या अभिलेख, उत्मेरूर अभिलेख से मिलती है। देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वशासन के विषय में यदि चर्चा करते हैं तो परांतम प्रथम के उत्मेरूर शिलालेख से ही पता चलता है, मिलती। चोल सम्राट ने स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में समिति प्रणाली, कौन सा प्रणाली याद रखिएगा, समिति प्रणाली, समिति प्रणाली को लागू किया, जिसे वारियम कहा जाता है। किस समिति प्रणाली को क्या कहा जाता है, वारियम, याद रखिएगा ये सब वर्ड, वारियम कहा जाता है, कहा जाता था। चोल अभिलेख में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के है ना ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन भाई, थोड़ा इसके हम लोग देख लें, कौन कौन से सभाओं का वर्णन मिलता है। तो 3 हैं, ऊर सभा या महासभा या महासभा, ठीक है, ऊर सभा या महासभा, ठीक है, और नगरम, और प्यारे बच्चों इसको आप बहुत वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वर्णन मिलता है, इसी पर आपका स्थानीय स्वशासन आधारित है। पहला है ऊर, सभा या महासभा और नगरम, ये आपका 3 महत्वपूर्ण संस्था है। ऊर क्या है, ऊर जो है ना, एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी, एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा, सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी ऊर, ठीक है। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगनम कहा जाता था। किसके, ऊर के। समिति की सदस्यता के लिए 35 से 70 आयु, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में पूछा गया है कितना वर्ष की उम्र होना चाहिए। 35 से 70 वर्ष की आयु वाले ऐसे व्यक्ति का नामांकन होता था, किसमें, समिति में, ठीक है। यानी आपको पता है कि ऊर एक सामान्य प्रकार की सभा थी, उसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगनम कहा जाता था। सब ऊर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और समिति की सदस्यता के लिए 35 से 70 वर्ष की आयु वाले ऐसे व्यक्ति का नामांकन होता था समिति में, ठीक है, जिसके पास लगभग 1.5 एकड़ भूमि होता था। कितना भूमि होता था, 1.5 एकड़। यानी समिति का सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति को 1.5 एकड़ का भूमि होना पड़ेगा, पहला पॉइंट, ठीक है। जो अपनी भूमि पर बने मकान में रहने वाला हो, अपनी भूमि में मकान बना हुआ रहने वाला हो, ऐसा नहीं कि दूसरा पर रह रहा है। दूसरा पॉइंट, ठीक है,
समिति के सदस्यों को वायुपक्लम कहा जाता था। देखिए इस पॉइंट में मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसको वैदिक ज्ञान भी होना चाहिए, यानी धर्मलाम्बी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत तरह का गलत काम करने वाला व्यक्ति हो, यानी वैसा व्यक्ति वैदिक का ज्ञाता हो, वैदिक ज्ञान जानता हो, किसी तरह का उस पर कोई क्लेम नहीं लगा हो, केस नहीं लगा हो, नहीं समझे, कर्जदार नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाया जाता है, जो नैतिकवान हो, जिसको लोग बोले कि नहीं ये व्यक्ति जो है जेंटल है, भद्र है, ऑनेस्ट है, एक इज्जतदार व्यक्ति होता था, उसका सारा रिकॉर्ड देखा जाता था। ठीक है। ग्राम सभा या महासभा मूल रूप से, ग्राम सभा या महासभा मूल रूप से अग्रहारों या ब्राह्मदे या ब्राह्मण बस्तियों की संख्या थी, ब्राह्मण बस्तियों की संख्या थी। इसे चोल साक्ष्यों में नेरुगुरी कहा गया। किसको? ग्राम सभाओं को। इसके सदस्यों को पेरुमक्कलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुमक्कलम। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों को दी गई, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को, टैक्स फ्री लैंड, कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है चतुर्वेदी मंगलम। अब कहीं आ जाएगा कि चतुर्वेदी मंगलम क्या है। चतुर्वेदी मंगलम जो है ब्राह्मणों को दिया गया कर मुक्त भूमि है, यानी ब्राह्मणों को दिया गया कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन क्लासेज में चोल प्रशासन, जिसमें हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखें, अधिकारियों के बारे में देखें, मंडलम के बारे में देखें, नाडु के बारे में देखें और ग्राम सभा के बारे में देखें, और चोल साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन के बारे में भी देखें कि किस प्रकार से चोल साम्राज्य में उर होता था, उसमें समिति के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए था, उसके पास 1.5 एकड़ भूमि होना चाहिए था, जमीन होना चाहिए था, एक अपने जमीन पर घर होना चाहिए था, वैदिक ज्ञान होना चाहिए था, कर्जदार नहीं होना चाहिए था, नैतिक रूप से उच्चवान होना चाहिए था। वैसे व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाया जाता था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, VVI चैप्टर जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेट PCS हो और UPSC में भी मेंस की परीक्षा जो हिस्ट्री का ऑप्शनल होता है, कई बार इससे पूछा गया है। इसलिए इस क्लास से आप कोशिश कीजिएगा कि इससे फायदा लीजिए और अच्छी किताबों से अपने नॉलेज को जो है सो डेवलप कीजिए, उसको बढ़ाइए। जैसे अभी कुछ बहुत सारा शब्दावली का मैंने चर्चा किया। चतुर्वेदी मंगलम, व्हाट इज दिस? यानी जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दिया जाता था, उसी को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। इसी तरह से बोलेगा उच्च अधिकारियों को कहा जाता था पेरुधनम, छोटे अधिकारियों को क्या कहा जाता था? शेरुधनम। तो इस तरह से आपको जो है सो ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब कोई टॉपिक को आप पढ़े तो आपके कैरियर के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण हो। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।